हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका ईएमआरएस का एग्जाम कल हो गया है। आई होप आप सबका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। तो उसी क्वेश्चन पेपर को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो बायोलॉजी के करेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो 41 जो क्वेश्चन है आपका, ये पेडागोजी से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सूट फॉर अ ड्रामा इन साइंस टीचिंग, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विज्ञान शिक्षण में नाटक के लिए सबसे उपयुक्त है? किसके लिए? ड्रामा इन साइंस टीचिंग। तो जो पहला ऑप्शन है वो है कि इट डेवलप एन इंटरेस्ट इन लर्निंग साइंस थ्रू काइनेस्थेटिक मूवमेंट। की क्या करता है? इंटरेस्ट डेवलप करता है साइंस को याद करने में। किसके थ्रू? काइनेस्थेटिक मूवमेंट्स के थ्रू। दूसरा जो ऑप्शन है वो है इट ऑफर स्कोप फॉर द लर्नर टू ट्रांसलेट एंड एक्सप्रेस साइंटिफिक लैंग्वेज इनटू द लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन। कि ये क्या कर रहा है? एक स्कोप ऑफर कर रहा है लर्नर्स के लिए जिसमें वो ट्रांसलेट करते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज को लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशंस के थ्रू क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। थर्ड है इट डेवलप एन अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग द हैबिट ऑफ इनिशिएटिवनेस एंड इंडिपेंडेंट स्टडी। तो इसमें क्या है कि ये पहल और स्वतंत्र अध्ययन की आदत विकसित करने का अवसर विकसित करता है। आफ्टर दैट इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, कि ये लर्नर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने आइडिया को एक्सप्रेस करे। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है कि ड्रामा इन साइंस टीचिंग। तो वैसे तो चारों ही स्टेटमेंट सही है, बट हमें बेस्ट सजेस्ट करनी है। तो जो बेस्ट है अकॉर्डिंग टू ड्रामा इन साइंस टीचिंग तो वो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन, कि इट ऑफर स्कोप फॉर द लर्नर टू ट्रांसलेट एंड एक्सप्रेस साइंटिफिक लैंग्वेज इनटू द लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशंस। की वो साइंटिफिक लैंग्वेज को, ड्रामा क्या है? एक तरीके का नाटक। तो उस केस में क्या होगा कि साइंटिफिक लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना। तो जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, अ साइंस किट एट बेस्ट, कि प्रमुख रूप में एक विज्ञान किट, जो साइंस किट है वो क्या है? ठीक है। तो फर्स्ट है assist the student to aware that science in all around us, कि ये क्या जागरूकता करती है कि जो साइंस है वो हमारे चारों तरफ है। दूसरा है give the student new idea and vision for taking up activities and project, कि ये स्टूडेंट को क्या करती है? गिव द स्टूडेंट न्यू आइडियाज, ठीक है, एंड विजन फॉर टेकिंग अप एन एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट, की विद्यार्थियों की गतिविधियों तथा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए नए विचार और दृष्टिकोण प्रदान करती है। आफ्टर दैट सेव टाइम रिक्वायर्ड फॉर कलेक्टिंग द मटेरियल एंड एपरेटस, की सामग्री और उपकरण एकत्र करने की समय को बचाती है। या फिर एनरिच जनरल नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। तो इस केस में जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन ये सेकंड, कि ये क्या करेगा? स्टूडेंट को, गिव द स्टूडेंट को नए आइडियाज देगा, उन्हें विजन्स देगा फॉर टेकिंग अप एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट। और एक्टिविटी अगर वो करेंगे, वो प्रोजेक्ट्स करेंगे तो वो उससे ज्यादा सीखेंगे। तो उस केस में जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। थर्ड में क्या है? सेव टाइम। सो टाइम तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एनरिच जनरल नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, तो फोर्थ भी नहीं है इस केस में। जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, John, a chemistry teacher, took his student to a chemical manufacturing unit. John क्या है? केमिस्ट्री टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को कहाँ लेकर जाते हैं? केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। द बेसिक पर्पस फॉर दिस विजिट वाज, कि उस विजिट के पीछे उनका बेसिक पर्पस क्या है? तो पहला है कि टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू इंटरेक्ट विद इंडस्ट्रियल पीपल, कि वो स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो जो इंडस्ट्रियल पीपल हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सके और एक रियल वर्ड से कि क्या प्रोसेसिंग है उसे वो जान सके। दूसरा है टू कंडक्ट अ क्विज, कि आफ्टर द विजिट टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, कि वो क्या करे? वहां विजिट कराने के बाद एक क्विज ले स्टूडेंट की, उनकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। आफ्टर दैट टू आस्क स्टूडेंट टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट, तो स्टूडेंट को कहें कि एक रिपोर्ट बना के दो उसके बारे में। टू अवॉइड गिविंग थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम। तो जो इसमें जो आंसर होगा वो होगा
फर्स्ट, क्योंकि इसमें क्या है, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें वो इंडस्ट्रियल पीपल के साथ इंटरेक्ट कर सके एंड गेन रियल वर्ड इनसाइड इनटू प्रोसेस। तो उस केस में जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या कर रहे हैं, वो नॉलेज, स्टूडेंट की नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज इनकरेक्ट। इसमें वो उनसे रिपोर्ट तैयार करने के लिए कह रहे हैं, वो भी इनकरेक्ट है। और वो क्या करें ताकि उन्हें थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन क्लास में देने ना पड़े, उस केस में ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन आईसीटी कंपोनेंट, कि इनमें से कौन सा नॉन आईसीटी कंपोनेंट है? डेटा, एनक्लायोपीडिया, हार्डवेयर और इंटरनेट एक्सेस। तो डेटा, हार्डवेयर और इंटरनेट एक्सेस ये क्या है, तीनों ही आईसीटी कंपोनेंट है। तो उस केस में जो आंसर होगा एनक्लायोपीडिया, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एट द स्कूल, कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट स्कूल में इज कंडक्टिंग सम वैल्यू एडेड एक्सपेरिमेंट, कि उन्होंने क्या कंडक्ट करा है, कुछ वैल्यू एडेड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाए जो करिकुलम के ऊपर बेस्ड है विद इंटरेक्टिंग हैंड ऑन एक्टिविटीज, जिसमें हैंड ऑन एक्टिविटीज है, बच्चे हाथ से काम कर रहे हैं। द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज, की उस एक्सरसाइज का पर्पस क्या है? तो जो पहला है आपका ऑप्शन वो है टू जनरेट स्टेटिस्टिकल डेटा by comparing the grade of the current batch with those of the previous batch, कि इसमें क्या है कि जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट थे और जो करंट बैच के स्टूडेंट है उनके स्टेटिस्टिकल डेटा को जनरेट करना। दूसरा ऑप्शन है टू प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि उन्हें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करनी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की, किसके थ्रू? थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चे करके सीखते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो आपका आंसर होगा दैट इज सेकेंड ऑप्शन सही लग रहा है, बाकी भी देख लेता है। टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग लेक्चर विद प्रैक्टिकल्स इन द कमिंग फ्यूचर, कि जो आने वाले टाइम्स में हम एग्जिस्टिंग लेक्चर्स को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। आफ्टर दैट टू असेस द थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट बाय आस्किंग क्वेश्चन। तो इस केस में इन चारों ऑप्शन में जो आंसर है वो है सेकंड है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या कर रहा है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहा है, क्या करके, लर्निंग बाय डूइंग करके। तो उस केस में सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 इज विच ऑफ दीज कैन बी डेवलप्ड थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन केमिस्ट्री, कि इनमें से हम एक्सपीरियंशियल यानी लर्निंग बाय डूइंग को केमिस्ट्री में कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग तो सही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी सही है। टीम वर्क, टीम वर्क में बच्चा इंटरेक्ट करता है, ज्यादा सीखता है, वो भी सही है। हैंड्स ऑन लैबोरेटरी स्किल, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। दूसरा, रोट मेमोराइजेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला, हम रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे, रोट मेमोराइजेशन जहां गया दैट इज अ नेगेटिव वर्ड, उस केस में सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरियस केमिकल अवेलेबल इन द लैबोरेटरी, कि जो ऑलरेडी लैब में केमिकल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उन्हीं को एक्सप्लोर कराना, तो ये भी स्टेटमेंट थोड़ी सही नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आफ्टर दैट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है, इज द डिजाइन ऑफ केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट, तो इस केस में फर्स्ट एंड फोर्थ इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ओनली इनकरेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड ओनली इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लस लिनेनियस, ठीक है, कि सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर किसने इंट्रोड्यूस किया था, कार्लस लिनेनियस ने। व्हाइल राइटिंग बाय हैंड, जीनस एंड स्पीसीज नेम हैव टू बी अंडरलाइन सेपरेटली, तो व्हेन साइंटिफिक नेम इज प्रिंटेड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड, कि जब साइंटिफिक नेम प्रिंट होता है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है। तो हमने ये प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग 4 ऑप्शन गिवन थे और उसमें से एक इनकरेक्ट चुनना था। तो उसमें हमने देखा था कि जो हम साइंटिफिक का जो नेम है हम किस में लिखते हैं, वो इटैलिक्स में लिखा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 48 जो क्वेश्चन है आपका वो है कि पी प्लांट कैन हैव राउंड सीड और विंकल सीड, कि पी प्लांट के पास कौन कौन सी सीड्स है, राउंड सीड्स है और विंकल सीड्स है।
तो वन ऑफ द फिनोटाइप इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर, कि जो इनमें से एक फिनोटाइप है वो दूसरे पर क्या है, कंप्लीटली डोमिनेंट है। अ फार्मर डिसाइड to pollinate one flower of a plant with round seed using pollen from plant with wrinkle seed, कि एक फार्मर ने डिसाइड किया कि जब वो फ्लावर क्या कर रहे थे, डिसाइड किया कि टू पॉलिनेट वन फ्लावर ऑफ अ प्लांट किसके, विद राउंड सीड, और वहीं दूसरा कौन सा लिया, विद wrinkle सीड्स। तो रिजल्ट क्या मिला उसका कि जो पी पोड है एज ऑल राउंड सीड, की रिजल्टिंग में हमें क्या मिले, सारे राउंड सीड्स मिले। तो इनमें से कौन सा कॉन्क्लूजन सही है? तो फर्स्ट इज द एलील फॉर राउंड सीड इज डोमिनेंट ओवर दैट ऑफ wrinkle सीड, कि जो एलील है राउंड सीड की वो डोमिनेट कर रही है किसके ऊपर, wrinkle सीड्स के ऊपर प्रभावी है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। द प्लांट विद राउंड सीड इज हेटेरोजाइगस, तो ये भी सही है। तो इस केस में जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज फर्स्ट एंड बी। लेट्स सी एक्सप्लेनेशन। द एलील फॉर अ राउंड सीड इज डोमिनेंट ओवर दैट ऑफ अ wrinkle सीड, क्यों? क्योंकि जितनी भी सीड्स होती हैं पी पोड के अंदर वो कैसी है, राउंड है। तो वो क्या इंडिकेट कर रही है, किसे इंडिकेट कर रही है, वो इंडिकेट कर रही है डोमिनेंस को। आफ्टर दैट द जिन प्लांट की राउंड सीड्स है वो कैसे हैं, हेटेरोजाइगस है। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कैरी कर रहे हैं, सॉरी दोनों ये कर रहे हैं डोमिनेट और रेसेसिव एली टू एग्जिबिट द डोमिनेंट फिनोटाइप। तो उस केस में जो आपका आंसर होगा वो होगा ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 49 is pesticide are used extensively for high yield in the field, कि पेस्टिसाइड को हम किस लिए यूज करते हैं, हाई यील्ड के लिए यूज करते हैं। इनको एब्जॉर्ब कौन करता है, प्लांट, कहाँ से, सॉइल से, अलोंग विद वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज। इन पेस्टिसाइड्स को कौन ले लेता है, बाय एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट, और ये केमिकल्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड दे गेट एक्यूमुलेटेड, हर एक ट्रॉफिक लेवल में जाता है और मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस की कंसंट्रेशन मतलब किसकी बात हो रही है, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है हर एक ट्रॉफिक लेवल में फूड चेन के अंदर। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, कंज्यूम करता है, तो द एक्यूमुलेटेड सब्सटेंस बिकम मोर कंसंट्रेटेड, तो वो और ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, पोजिंग पोटेंशियल रिस्क फॉर ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉफिक लेवल। तो उस केस में जो आपका आंसर है दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फ्यू लेयर ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस आर सिंपल परमानेंट टिश्यू, कि एपिडर्मिस के नीचे की कुछ लेयर्स होती हैं किसकी, सेल्स की, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। पेरेन्काइमा क्या है, मोस्ट कॉमन सिंपल टिश्यू है, ठीक है, ये लिविंग सेल है, और स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, प्लांट को हार्ड और स्ट्रॉन्ग करता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट, की प्लांट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किसके वजह से होती है, तो वो होती है कोलेनकाइमा की वजह से, क्योंकि वो प्लांट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट इज पेरेन्काइमा इनकरेक्ट, क्लोरेन्काइमा भी नहीं था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ, कोलेनकाइमा इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी कि कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इनकी जो सेल्स वॉल होती है वो थिक होती है स्पेशली एट द कॉर्नर, और making them well suited for providing support while allowing flexibility in growing plant part, की वो क्या करते हैं, उन्हें flexibility provide करती है, जो प्लांट क्या करने वाले, प्लांट की जो पार्ट है वो जब ग्रो करते हैं। तो जो इसका आंसर होगा दैट इज कोलेनकाइमा। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, एज पर NEP 2020 द असेसमेंट ऑफ एजुकेशन शुड, कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन असेसमेंट ऑफ एजुकेशन है वो कैसा होना चाहिए, फॉर्मेटिव होना चाहिए, सबमेटिव होना चाहिए, प्रमोट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, या टेस्ट हाई ऑर्डर स्किल। तो उस केस में जो असेसमेंट है वो फॉर्मेटिव होना चाहिए, सबमेटिव नहीं होना चाहिए, प्रमोट लर्निंग एंड डेवलपमेंट ये बात भी सही है, और टेस्ट हाई ऑर्डर स्किल्स, ठीक है। तो इस केस में जो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per NEP 2020 what percentage of the gross domestic product is recommended to be spent on education। तो as per NEP 2020 की कितना परसेंट, दैट इज
कितने परसेंट ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को रिकमेंडेड किया जाता है कि वो एजुकेशन पर क्या करें, स्पेंड करें? तो 4%, 6%, 10%, 2%, तो दैट इज 6%. सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which age group does the NEP 2020 target for ECCE? तो ECC क्या होता है? दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन. तो कौन से एज ग्रुप में? तो दैट इज 3 to 6 ईयर. तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन NEP 2020 ECC स्टैंड फॉर. तो अभी देखा था दैट इज अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, according to NEP 2020, the aim of the new 5+3+3+4 curricular and pedagogical structure is to कि promote rote learning. कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो मतलब हम क्या करेंगे इसमें कि रोट लर्निंग को प्रमोट करेंगे. तो रोट, जहां रोट वर्ड आ जाएगा दैट इज द नेगेटिव वर्ड, तो ये तो आंसर है ही नहीं. आफ्टर दैट, एंश्योर अ फ्लेक्सिबल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू लर्निंग. कि हम लर्निंग के लिए एक फ्लेक्सिबल सिस्टम अपनाएंगे. तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है दैट इज द पॉजिटिव वर्ड, और उस केस में जो आंसर भी है सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं. इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्जाम एंड असेसमेंट. कि हम एग्जाम्स और असेसमेंट को बढ़ा दें, ये तो सही नहीं है. सिंप्लीफाई द एजुकेशन सिस्टम, की एजुकेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दे, तो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो इस केस में सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Question number 57 is which of the following is not a measure to control photochemical smoke? कि निम्नलिखित में से कौन सा photochemical smoke को नियंत्रित करने का साधन नहीं है? तो जो फर्स्ट है कंट्रोलिंग द सोर्स ऑफ NO and NO2, तो ये तो सही है. आफ्टर दैट, प्लांटेशन ऑफ प्लांट लाइक पीनस एंड जुनिपेरस, ये भी सही है. फ्लशिंग ओजोन इनटू द एटमॉस्फेयर एज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट. तो थोड़ा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट, क्योंकि क्या पूछा है, नोट पूछा है. और यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल, तो फोर्थ भी सही है. थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर. लेट्स सी. ठीक है, फ्लशिंग जोन इनटू द एटमॉस्फेयर इज नॉट अ मेजर टू कंट्रोल फोटोकेमिकल स्मोक. क्यों? क्योंकि ओजोन अपने आप में ही क्या है, स्मोक फॉर्मेशन के लिए क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटर है. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग रिलीजिंग मोर ओजोन वुड वर्सन द सम प्रॉब्लम, स्मोक प्रॉब्लम. तो जो मेजर है जैसे कंट्रोलिंग NO और NO2 सोर्सेस, प्लांटिंग स्पेसिफिक प्लांट, यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर आर मोर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग स्मोक. तो ये सारे ज्यादा इफेक्टिव है स्मोक को रिड्यूस करने के लिए. तो उस केस में जो आपका गलत आंसर होगा दैट इज थर्ड. प्लाज्मोडेस्माटा आर पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन, पोर्स इन सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन. तो इसका जो आंसर होगा प्लाज्मोडेस्माटा आर दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन. ठीक है, न्यूक्लियर कनेक्शन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, लेट्स सी. देखो, पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन, व्हाइल देयर आर पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेम्ब्रेन चैनल. कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेम्ब्रेन चैनल. उनका फंक्शन क्या होता है, अलग होता है प्लाज्मोडेस्माटा से. ठीक है, दूसरा है पोर्स इन सेल वॉल. तो प्लाज्मोडेस्माटा के पास सिंपली पोर्स नहीं होते सेल वॉल के अंदर, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बट रेदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. तो ये चैनल क्रिएट करते हैं वॉल्स, थ्रू द वॉल्स, और कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल. तो उस केस में सेकंड ऑप्शन भी नहीं है. आफ्टर दैट, न्यूक्लियर कनेक्शन, तो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, न्यूक्लियस से वो नहीं करती. तो बेस्ड ऑन देयर फंक्शन एंड लोकेशन, की फंक्शन और लोकेशन के बेसिस पे प्लाज्मोडेस्माटा आर द बेस्ट डिस्क्राइब एज प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन. क्योंकि वो क्या करते हैं, दैट ब्रिज द गैप किस किस के बीच में, प्लांट सेल वॉल्स के बीच में, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स और इंफॉर्मेशन एडजेसेंट सेल के बीच में क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके. तो उस केस में थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू ऑफ क्लीन वाटर, तो वो कितनी होती है, होती है लेस देन 5. उस केस में फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन,
अरेंज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग साइंटिस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट, कि पहले से लेके और अब तक की बात हो रही है। तो रॉबर्ट हुक, तो सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी वो किसकी हुई थी? सेल की हुई थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ये हमने सेल चैप्टर में स्टडी भी किया था इन 1665 में, ठीक है। आफ्टर दैट लिविंग सेल की हुई थी, वो किसने की थी? वो की थी एंटन वैन ल्यूवेन हुक ने। आफ्टर दैट न्यूक्लियस की हुई थी, वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म की हुई थी, वो किसने की थी? पुरकिंज ने। आफ्टर दैट क्या आई थी? सेल थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें और फर्स्ट ऑप्शन देखें, तो सबसे पहला है रॉबर्ट हुक, तो ये तो सही है। दूसरा है ल्यूवेन हुक, ये भी सही है। बट फिर आ गया रॉबर्ट ब्राउन, चलो यहां तक भी सही है। पुरकिंज तक भी सही है। आफ्टर दैट सचलेट विर्चो, तो सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दी थी? सचलेडिन एंड सचवॉन ने। आफ्टर दैट रुडोल्फ विर्चो आए थे, और जब इन थ्योरी का क्या नाम पड़ा था इन तीनों की? दैट इज मॉडर्न सेल थ्योरी। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा देखते हैं, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हुक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंज, सचलेडिन, सचवॉन और रुडोल्फ विर्चो, ये सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल की एंटन वैन ल्यूवेन हुक ने। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी पुरकिंज ने। सचलेडिन और सचवॉन ने क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी को आफ्टर दैट मॉडर्न सेल थ्योरी में तीनों का नाम आता है रुडोल्फ विर्चो। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, four limbs of cat, four limbs of cat used in walking, whales used in swimming, bats used in flying are an example of, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है होमोलोगस ऑर्गन का। किसका एग्जाम्पल है? होमोलोगस ऑर्गन। लेट्स सी कि होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर तो सिमिलर होता है बट ओरिजिन, स्ट्रक्चर और ओरिजिन सिमिलर होता है बट सबके फंक्शन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे फोर लिम्स ऑफ कैट एंड लिजर्ड किस में यूज करते हैं? वॉकिंग में। वेल्स स्विमिंग, बैट ऑल आर सेम, मतलब इनका स्ट्रक्चर तो सबका सेम है बट ये क्या, बट द फंक्शंस परफॉर्म बाय देम आर डिफरेंट। ये अभी हमने देखा भी है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ये किसका एग्जाम्पल है? होमोलोगस ऑर्गन का। नेक्स्ट देखते हैं, द पेयर ऑफ हॉर्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर अ कैलस टू डिफरेंशिएट आर, तो कौन कौन से हार्मोन होते हैं? तो वो होते हैं ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन जो होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट, कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट में। किस प्रोसेस के थ्रू? तो वो होता है रिडक्शन के थ्रू। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल आर, इनमें से डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल कौन सा है? तो राइबोसोम, तो राइबोसोम तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है, तो फर्स्ट ऑप्शन दो के इनकरेक्ट। गोल्जी वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो अगर इसके ऑप्शन में जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, तो ये भी नहीं है। क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन और राइबोसोम्स क्या है? लेस मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कि बताना है कि इनमें से किसका कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो सबसे पहले बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा सी, ठीक है। दूसरा देखते हैं प्लांट, तो जो प्लांट का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है एज वी ऑल नो दैट इज स्टोमेटा, तो सेकंड का क्या हो गया? डी, सेकंड का हो गया डी। डी है ई है, सेकंड का है ई, सॉरी। आफ्टर दैट अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या होगा? इंसेक्ट का सबको पता होगा दैट इज स्पाइरेसल्स, तो फोर्थ का हो जाएगा आपका दैट इज बी। और अर्थवॉर्म का क्या होता है? अर्थवॉर्म का होता है स्किन। तो लेट्स सी, फर्स्ट का है सी, सेकंड का है ई और आपका जो अर्थ थर्ड का है ए, ये भी सही है। फोर्थ का है आपका बी
तो फोर्थ का बी, ठीक है। आफ्टर दैट फिफ्थ का होगा डी, दैट इज लंग्स एंड स्किन। फिफ्थ का क्या हो जाएगा? डी। मैमल्स में क्या होता है? दैट इज किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू। तो सिक्स का क्या हो गया? जी। आफ्टर दैट फिश, फिश किससे वो करती है? दैट इज गिल्स। तो सेवंथ का क्या हो गया? एफ। तो लेट्स सी, फर्स्ट का सी, सेकंड का ही, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉपिंग सिस्टम जैसे मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन आर यूजफुल इन। तो सबसे पहला है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट अप्लाई, बात तो सही है। इंसेक्ट एंड पेस्ट कंट्रोल, ये भी सही है। इंक्रीज द यील्ड ऑफ अ क्रॉप, ये भी सही है। रिड्यूस सॉइल इरोजन, तो इस केस में चारों ऑप्शन ही सही है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट इन। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ ऑपरेट होता है? ये होता है स्मॉल एंड आइसोलेटेड पॉपुलेशन, तो उस केस में सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट रूट ऑफ फिल्टर ब्लड फ्रॉम किडनी टू हार्ट, तो ये होता है रेनल आर्टरी सुपीरियर वेना केवा हार्ट, रेनल वेन इंफीरियर वेना केवा हार्ट। तो इस केस में जो आपका आंसर होगा फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन। तो क्या क्या होता है उसके अंदर? फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सीड्स डेवलप फ्रॉम, तो सीड्स कहां से डेवलप होते हैं? कहां से वो होता है? दैट इज ओव्यूल। तो 69 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस किस से मिलकर बनी है? तो प्रोटीन एंड सेलुलोज, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फोस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड लिग्निन, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो सेल वॉल जो मिलके बनी होती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फोस्फोलिपिड। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हेल्दी प्लांट्स वर कैप्ड इनसाइड सील ग्लास जार इन एन एक्सपेरिमेंट। ये दो हेल्दी प्लांट्स को हमने कहाँ रख दिया? कि एक ग्लास जार के अंदर रख दिया जो बंद है एक्सपेरिमेंट के टाइम पे। तो सबसे पहले इन फर्स्ट सेटअप a watch glass with KOH was kept along with the plant, ठीक है, उसके साथ हमने वॉच क्या रख दिया? KOH। वही दूसरे प्लांट के साथ did not have it, दूसरे सेटअप में वो नहीं रखा। तो leaves were taken and starch test was done for both plants separately, ठीक है, उन दोनों के लिए किसका जो स्टार्च का टेस्ट था वो अलग अलग किया गया आफ्टर कीपिंग दैम इन सनलाइट फॉर 2 आवर्स, कि उन्हें 2 घंटे में कहाँ रखा? सनलाइट की प्रेजेंस में रखा। कि एक प्रयोग में 2 स्वस्थ पौधों की सीलबंद कांच के जार के अंदर रखा गया था। पहले सेटअप में क्या किया? केओच के साथ कांच ग्लास को पौधे के साथ रखा गया, जबकि दूसरे में ऐसा नहीं किया, ठीक है। दोनों पौधों को अलग अलग 2 घंटे धूप में रखकर पत्तियों को लेकर स्टार्च की परीक्षण किया गया, और इसमें हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो अमाउंट ऑफ स्टार्च विल बी मोर इन प्लांट, तो जो अमाउंट होगा स्टार्च का वो क्या हो जाएगा? प्लांट के अंदर कम हो जाएगा एज कंपैरिजन टू सेकंड सेटअप। तो जो इसका आंसर होगा सेकंड, ठीक है। स्टार्च विल बी एब्सेंट इन प्लांट ऑफ सेकंड सेटअप, तो ये इनकरेक्ट, फर्स्ट भी इनकरेक्ट। अमाउंट ऑफ स्टार्च विल बी सेम, तो इस और इस केस में क्या हो सकता है? थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, दोनों ही आंसर हो सकता है। बाकी जो आंसर के साथ जाएंगे हम सेकंड, बाकी ये आंसर आपको पता चलेगा आंसर की आने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज मेड फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि कौन सा ऑर्गन सबसे पहले डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो हार्ट, न्यूरल ट्यूब, स्किन और ब्रेन। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज न्यूरल ट्यूब। वो क्यों? लेट्स सी। देखो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे न्यूरलेशन एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरलेशन हो रहा है। उस टाइम पे क्या होता है? न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये न्यूरलेशन एक क्रिटिकल स्टेज है जहां पर न्यूरल प्लेट क्या होती है? फोल्ड होती हैं और फ्यूज होती हैं और एक न्यूरल ट्यूब को बनाती है, ठीक है। तो जो इवेंचुअली डेवलप किस में डेवलप हो जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द न्यूरल ट्यूब इज द फंडामेंटल फॉर द सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। बाकी जो ऑर्गन है जैसे हार्ट हो गया, स्किन हो गया, ब्रेन हो गया, ये भी डेवलप होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, बट जो न्यूरल ट्यूब है वो सबसे पहले स्ट्रक्चर की फॉर्म में फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो फॉर्म होती है। तो उस केस में आंसर होगा न्यूरल ट्यूब। कुछ बच्चों ने हर्ट भी लगाया होगा, अब लेट्स सी ये आंसर की किसे कंसीडर करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फिंक्टर ऑफ ओडिगास, तो इसका जो बाइल डक्ट दैट इज हेप्टोपेनक्रिएटिक डक्ट, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76 इज इन प्लांट टिश्यू कल्चर एक्सप्लेंट इज ट्रांसफर इनटू अ मीडियम, कि प्लांट टिश्यू कल्चर के टाइम पे एक्सप्लेंट को हम किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, मीडियम में, जो हमें कौन कौन से सब्सटेंस कंटेन करता है। तो वैसे तो ये दोनों सब्सटेंस कंटेन करता है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो फर्स्ट इज शुगर एंड हार्मोन, तो इस केस में जो आंसर होगा आपका वो होगा शुगर एंड हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 77 इज बायोफोर्टिफिकेशन इज increase the amount of toxin with increasing level of food chain in ecosystem, कि जैसे जैसे इकोसिस्टम में फूड चेन का लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टॉक्सिन का अमाउंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप वेराइटी फ्रॉम पेस्ट विद बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तीसरा है ब्रीडिंग क्रॉप्स with higher level vitamins and minerals और higher protein and healthier fat। तो बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, ब्रीडिंग क्रॉप with higher level of vitamins and minerals और हाइयर प्रोटीन एंड हेल्थियर प्लांट। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम प्लांट मे हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं मोनोसियस और होमोथैलिक, मोनोसियस और होमोथैलिक। तो ये थे बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो अगर आपका कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है और आपके अकॉर्डिंग कोई आंसर सही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें दो आंसर्स का कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो तो डिपेंड करेगा आपके आंसर की आने पर कि कब आंसर की आएगी और उसके अकॉर्डिंग आइडिया लगेगा कि कौन सा आंसर ज्यादा सही है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।